आई हैव नो रिएक्शन। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. That's it. ये बजट देखने के बाद ऐसा लगा कि उन्होंने दो मित्रों को खुश करने को छोड़ के दूसरे किसी को भी 140 करोड़ जनता को उन्होंने अलग रखा और दो मित्रों को उन्होंने साथ लेकर कुर्सी बचाने का काम किया है। तो कुल मिलाकर ये बजट किसके लिए है अब बाद में मालूम होगा, क्योंकि एक तो हमने बोला कि दो लोगों के खुशी के लिए ज़्यादा है और वो उनकी हमेशा क्या है, प्रॉमिसेस तो बहुत है उनके, लेकिन काम कुछ नहीं होता। एक आप ऐसा एक तो इनके 10 साल के बजट में हमको बताइए कि जैसा मनरेगा जैसा प्रोग्राम हमने किया, फूड सिक्योरिटी का हमने प्रोग्राम किया, हेल्थ मिशन का काम हमने किया और राइट टू एजुकेशन का काम हमने किया। ये 10 साल में सारे जनता के लिए, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम, ऐसी सारी चीज़ें हमने 10 साल में करके सारे जनता को समान दृष्टि से हमने किया। आप ऐसा बताओ, आप किसको लास्ट टाइम इन्होंने करोड़ों मकान बनाने का आश्वासन दिया, आवास बना, उसमें अभी भी 50% भी नहीं हुआ और आगे अब बनाने का आश्वासन तो दिए हैं, तो जब छत मिलेगा तभी लोग याद करेंगे उनको। अब फिलहाल तो वो शायद मैं तो समझूंगा कि वो जो भाषण करते हैं और मोदी जी पहले की गारंटी तो कुछ नहीं दिए, तो अब इसमें अपनी गारंटी की बात नहीं की है उन्होंने, इलेक्शन में के पहले किए गारंटीज की बात। अब इस बजट में तो उनकी गारंटियाँ दिख रही नहीं, सब छुप गई। तो एक मोदी साहब हमेशा उनको आदत है झूठ बोलने की, तो इसीलिए मैं कभी और मौका मिला तो बोलूँगा उनके 10 बड़े झूठ कैसे हैं वो मैं बताऊँगा। देखिए, हम सभी लोग जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले, लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। थैंक यू। देखिए, जो बजट आया है बिहार के लिए और पूरे देश के लिए, ये कुर्सी बचाने के लिए आंध्र प्रदेश में और बिहार के दिया है। कुर्सी बचाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना कुर्सी बचाने के लिए 2 राज्य के दिए हैं और सब राज्य छोड़ दिए, पूरा देश छोड़ दिए। तो ये तो पॉकेट मिला है, पॉकेट से क्या होगा?
जब नीतीश कुमार जी विशेष राज्य के दर्जा मांगे थे तो ये पैकेट देने से क्या होगा। बिहार गरीब राज्य है और गरीबों यहाँ ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है। यहाँ कौन चीज है, न कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। यहाँ बालू और पानी है, और क्या है। यहाँ कल कारखाना लगाना चाहिए। यहाँ बिहार में लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को मिलना चाहिए, मजदूरी मिलना चाहिए। पुल गिर रहा, पुल बन रहा, पुल गिर रहा, 20 को पुल गिर गया। कैसा ही काम हो रहा है, कौन ठेकेदार बना रहा है। कब टेंडर हुआ, जर लोग नहीं पकड़ा है, पुलिस पकड़ रहा है। कब ये टेंडर हुआ, किसके समय टेंडर हुआ, कौन बनवाया, ये सब आप लोग को पूछना चाहिए। तो आप लोग तो पूछते नहीं है, खाली सीधे लालू यादव तेजस्वी के नाम लेते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, हो गया। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, तो उनके लिए अच्छा है, कुर्सी बचाने के लिए अच्छा है। हम लोग पैकेज लेके बिहार के पूरा देश के लोग के, पूरा बिहार के लोग के ठगने का काम किए हैं। लोग समझ रहा है। पहले की योजना पहले का पुराना पैकेट मिला है, पहले का पुराना पैकेट मिला है। बकाया पैसा है, जो पैसा नहीं देते हैं। इंदिरा आवास बनाने के लिए कटौती कर दिए, वृद्धा पेंशन मिलने के लिए कटौती, सब में कटौती किया। दाम क्यों नहीं घटा रहे हैं जी। महंगाई इतना है, उसको कम करना चाहिए ना। इस पर कुछ नहीं बोले हैं और दाम बढ़ जाता है, और दाम बढ़ रहा है ना। ये सब रोकना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए, महंगाई को हटाना चाहिए। लालू जी की कल अचानक लालू जी की तबीयत भी खराब हो गई, जांच कराने गए हैं, ठीक है, जांच हुआ, ठीक है, अभी ठीक है। देखिए, यूनियन बजट जॉब क्रिएशन का बजट है। जॉब के ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। तो अगर बताइए कि अगर ये जो केंद्र सरकार ने जो जॉब के ऊपर जो ट्रेस दिया है, जॉब क्रिएशन के ऊपर ट्रेस दिया है, नए लोग को कोई कंपनी जॉब में लेगा तो उस कंपनी को सरकार पैसा देगी, 1 महीने का वेजेस भी देगी, बाद में ईपीएफ में 3000 रुपीज तक उसको रिम्बर्समेंट भी मिलेगा। तो इस कौन से राज्य को लाभ नहीं होगा? केरल को लाभ नहीं होगा क्या, या बंगाल को लाभ नहीं होगा क्या? हाँ, अगर आप वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ डोल पॉलिटिक्स में अगर आप मजे हुए हैं तो उसमें आपको लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऐसा बजट है, ये होलिस्टिक बजट है और जॉब क्रिएशन के लिए बजट है और विकसित भारत को टारगेट में रख के बजट को किया गया है। तो हमारा विपक्ष इसलिए क्लूलेस है, इसलिए कोई एक इशू को पकड़ के वो कर रहा है। उनका कहना है कि ये केवल अलायंस पार्टनर को खुश करने के लिए है, बाकी राज्य भी हैं उनके ऊपर भी कुछ करना चाहिए। देखिए, बाकी राज्यों को भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत पैसा मिला है। जैसे पश्चिम बंगाल का आप ले लिए, पश्चिम बंगाल में मेट्रो के लिए, एक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 4000 करोड़ रुपया मिला, वो तो बिहार को नहीं मिला। तो क्या हम बोले बिहार उसके वंचित है? ऐसा तो नहीं होता। हर एक स्टेट का अलग अलग सेक्टर होता है जिसमें सरकार ट्रेस देती है। बंगाल के लिए मेट्रो के ऊपर ट्रेस दिया, बिहार के लिए अब बिहार से जो गया होते हुई जो कॉरिडोर बनेगा, अमृतसर टू कोलकाता कॉरिडोर, उस कॉरिडोर का जब अगर उसका गया में जब अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छे बनेगी तो उसका लाभ तो अमृतसर को भी मिलेगा, इधर कलकत्ता को मिलेगा, बीच में पूरा कॉरिडोर में जो स्टेट टच होते हैं सब स्टेटों को मिलेगा। कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु सदर्न स्टेट्स में तीनों के एमपी, तीनों के सीएम जो है बायकॉट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सीएम बायकॉट कर रहे हैं, नीति आयोग की मीटिंग होने वाली है। देखिए, बायकॉट से कोई काम नहीं होता। अब 99 सीट मिल गया है तो उसको लगता है, उन लोगों को लगता है कि बॉयकॉट से वो मोदी जी को दबा देंगे या हमारी सरकार को दबा देंगे। तो मोदी जी को पहचानते नहीं है, ये मोदी जी है, ये दबाव से दबते नहीं है, ज्यादा वो निखर के आते हैं। The financial budget, which was presented under the leadership of Honorable Prime Minister by the Finance Minister Nirmala Sitaraman, is a very progressive, promising and fiscal deficit and overall economic growth has been very strongly addressed for all the sectors from poor to farmer, youth and women. So it is very promising. Only thing, how best we can utilize, how we can take it forward by all the state government. In a federal structure, all of us need to participate and 100% utilization of funds should happen. I think this is a very promising. In all this challenging environment, it will be strengthening the future of India to emerge as a third big economic power in the entire world. बजट इजाद किया गया जिसमें लगभग
इस देश का हर वर्ग निराश हुआ है, मात्र 2 व्यक्तियों को छोड़ के, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। मैं पूछना चाहता हूं कि वो राज्य जिन्होंने अभूतपूर्व समर्थन भाजपा को दिया, अपने राज्यों की लगभग सारी सीटें दे दी, जैसे कि दिल्ली है, गुजरात है, उड़ीसा है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इन राज्यों को क्या मिला इस बजट में? इन राज्यों को कुछ नहीं मिला। और जिन राज्यों ने भाजपा को इतना समर्थन नहीं दिया, या जिन राज्यों के समर्थन से सरकार मुश्किल से चल पा रही है, जैसे कि बिहार और आंध्रा, उनको सब कुछ लुटा दिया गया। तो इससे तो यही सार मिलता है कि जो राज्य भाजपा को कम वोट देता है उसे ज्यादा दिया जाएगा। तो आगे के लिए सीख ले लीजिए। और दूसरी चीज, जहां तक एक आम नागरिक की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका इकोनॉमिक सर्वे भी, CMI की रिपोर्ट भी, और जितने भी ये एजेंसीज हैं, इनकी जो भी सालाना रिपोर्ट्स आती हैं, साफ बताती हैं कि इस देश में आय तो बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। अगर आय महंगाई के अनुसार नहीं बढ़ेगी तो इस देश का हर नागरिक एक महीने से गरीब होता जा रहा है। और उसके ऊपर निवेश करने वाली जो एक बहुत बड़ी तादाद थी इस देश में, उसको लाचारी के कगार पे लाकर सरकार ने खड़ा कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, बॉडी ब्लो इस देश के इन्वेस्टर्स को दिया गया है, वो है इंडेक्सेशन की। जो लाभ आपको दिया जाता था वो आपसे छीन लिया। इंडेक्सेशन छीनना इन्वेस्टर्स पे टैक्स लगाना नहीं, इन्वेस्टर्स को पीनलाइज करने जैसा है। आप इंडेक्सेशन रिमूव करके एक महीने में इन्फ्लेशन पे भी टैक्स ले रहे हैं। यानी कि आज तक आप खाने की कोई वस्तु खरीदें, कोई सुविधा खरीदें या इनकम कमाएं, उस पर तो टैक्स देते थे। अब आप महंगाई, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि आपसे इंडेक्सेशन की जो एक लाभ आपको दिया गया था वो आपसे सरकार ने छीन लिया है। तो कुल मिलाकर इस बजट ने लगभग हर तबके को नाराज किया है। सर, दिल्ली के हिस्से में क्या है? दिल्ली के हिस्से में खास तौर पे, दिल्ली वो राज्य जो शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस में लाखों करोड़ों रुपए केंद्र सरकार के खजाने में जमा कराता है, दिल्ली वाले जमा कराते हैं, उनका शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस जो उन्हें मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ भी नहीं मिला। वो 20 साल से जितनी राशि मिलती थी, करीब 350-400 करोड़ मिलती है, बस उतनी ही मिलती है। एक फूटी कौड़ी का भी इजाफा उसमें नहीं किया गया। और एक प्रकार से पक्षपात तमाम राज्यों में किया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा बजट होगा इस देश के इतिहास में जिसने लगभग सबको निराश किया हो। और यहां तक कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों से बात करें, इंटरनेट पे देखें या इंटरनेट के अलावा भी सड़क चलते भाजपा के समर्थकों से बात करें, वो सब भी इस बजट से निराश हुए हैं। मुझे लगता है कि कुछ जो पीनलाइजिंग प्रोविजंस इस बजट के माध्यम से लाए गए हैं, जिस प्रकार से इंडेक्सेशन समाप्त किया गया है, कैपिटल गेन्स पे टैक्स बढ़ाए गए हैं, एटसेट्रा, इनको समाप्त करना चाहिए। बजट से कुछ भी नहीं मिला। और तो और 2 घंटे के भाषण में राजस्थान का नाम भी नहीं लिया। और इस बजट से जो उम्मीद थी देश के नौजवानों को, किसानों को, वो हताशा लगी। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरें, और OPS जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, इसको लागू इनको करना चाहिए था। और जिस तरह किसानों की आय दुगनी करने की बात की, उसका जिक्र इस बजट के अंदर नहीं है। और जिन जिन प्रदेशों के अंदर चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनके साथ सोतला व्यवहार किया, जिनको विशेष पैकेज दिया, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमें भी विशेष पैकेज इनको देना चाहिए था। ये प्रोटेस्ट इसके लिए है जिस तरीके से बजट में भेदभाव हुआ है। जो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स हैं उनको टोटली इग्नोर किया गया है। और खास करके महाराष्ट्र तो इनका अलायंस के साथ चल रहा स्टेट है। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से, जैसे मैंने कल कहा था, प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कल घोषित की है, यूनियन बजट नहीं था वो, वैसे ही प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना कल बजट में दिखाई दी। जब महाराष्ट्र 10 साल से, जब से भारतीय जनता पार्टी हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट है, हर एक रुपया जो जाता है केंद्र के पास, उससे हमें सिर्फ वापस 3 पैसे से लेकर 8 पैसे तक मिलते हैं। ये शर्मनाक है कि आज तक महाराष्ट्र के हित का काम नहीं किया। और बाकी सारे राज्यों में भी, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, वेस्ट बंगाल हो, सेम भेदभाव देखा गया। इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो आए थे कह रहे थे कि विपक्ष को आके सदन में बात करनी चाहिए, हर बातों पे चर्चा होगी। बिल्कुल चर्चा करेंगे। हम विपक्ष में रहकर हम बाहर भी करेंगे, संसद के अंदर भी करेंगे, रास्तों पे भी करेंगे और जनता के बीच में भी जाकर करेंगे।
देखो, बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है? आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो। एग्रीकल्चर ग्रामीण, उसमें पूरा जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है। आपने उसके लिए क्या सुविधा करी? जो दूध उत्पादन करने वाले किसान, हमारी महिलाएं, माताएं हैं, वे भूमिहीन हैं, उनके पास में जमीन भी नहीं है, लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है। उसके लिए क्या किया बजट में? 20 रुपए किलो दूध के रेट कम हो गए एक साल में। सबसे ज्यादा हालत तो उनकी खराब है। जो कारखानों में काम करते हैं लेबर, उसका क्या करा? आपने हेल्थ पे क्या किया? ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं? एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो, उन पे काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है, आप वो करो ना गांव में भी। वित्त मंत्री सीतारमण जी कहेंगे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। ग्राम पंचायत अगर योजना लागू करना चाहेंगे तो बढ़ावा मैं बता दो कि कोई न कोई एनजीओ, कंपनी आएगी, वो पैसे लेगी, वो कहेगी कि मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखाऊंगी। वे 100 किसानों को बुलवाएंगे, उनका बजट लेंगे, उनको बताएंगे कि आप इसमें गोबर की खाद गिरो, ये गिरो। ये तो किसान कर ही रहा। आप उसकी अलग से मार्केटिंग आप अगर दे दोगे, उसकी अलग मार्केट दे दो उसकी, तो किसान तो नेचुरल फार्मिंग कुछ किसान कर रहे हैं। राज्य के साथ साझेदारी करके केंद्र सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करेगी, जिससे किसानों को। हमने तो कहा कि डिजिटल बढ़ाओ ना, हमें किसानों को डिजिटल कैंपेन से जोड़ दो। हमारा गन्ने का भुगतान, दूसरी भुगतान भी आप डिजिटल से कर दो। कौन सी टेक्नोलॉजी आप डिजिटल से दोगे किसानों को? भाई हमारा भुगतान भी जोड़ दो ना आप उसी से, डिजिटल से ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप बढ़ाओ। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कैंपेन, आप बढ़ा दो। हमारा गन्ने का फसल तो एक साल में आ रही फसल 1-1.5 साल में, और भुगतान उसका होता है वो भी 12 महीने में, 8 महीने में। अभी कुछ फैक्ट्रियों का भुगतान जो गन्ने का है वो नवंबर दिसंबर का हुआ। कृषि और जुड़े सेक्टरों को 1.52 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया, ये कारगर साबित होगा। अब कृषि में बहुत से सेक्टर आएंगे, आप कौन से सेक्टर में कितना फंड दोगे? आप कल तो ये भी कहोगे कि पुलिस को हमने इतना फंड दे दिया, उसकी तनख्वाह दे रहे हैं हम। ये जो सेक्टरों में पैसे देने की बात करी, इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितना जा रहा है और वो कहाँ लग रहा है। आप भाव देने की बात नहीं करते, सारी बात करते हो भाई एमएसपी गारंटी कानून दे दो। आप ये तो कहो कि हम सब फसलें हम खरीद देंगे, उसका नुकसान होगा तो हम भरपाई सरकार करेगी, उसकी कुछ नहीं कर रही। अभी बाढ़ आई, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार, बहुत हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए। क्या उन किसानों को लाभ मिल रहा है? नुकसान की कोई भरपाई हो रही है? वो नहीं हो पा रही है। सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में की लॉन्च करेगी। नई किस्में लेकर आ रही, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उनका ठीक है कि उस तरह की फसलें सरकारें लेकर आ रही है, लेकिन उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होने चाहिए, जीएम सीड उसमें नहीं होने चाहिए। फसलें तो हमारे वैज्ञानिक है जो रिसर्च सेंटर है, क्या उसको फंड लोकेट किया है? उस पर कितना फंड जाएगा? उसके धीरे धीरे फंड काट रहे हैं ये सारे। क्या बाहर से किस्में लेके यहाँ पाएंगे? क्या वे हार्मफुल तो नहीं है? क्या वे मानव शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है? तो इन सब चीजों पे ध्यान हमको करना पड़ेगा।